दोस्तों नमस्कार, मैं आर यादव हिंदी गुरु चैनल में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, मैंने वर्तनी के क्रम में इसके पहले कर्ता और क्रिया संबंधी मेल बताया था। अब इसके बाद में दूसरा पॉइंट है आपका कि कर्म और क्रिया संबंधी मेल क्या होता है, उसको आप देख लीजिए। तो सबसे पहले देखिए, यदि कर्ता ने विभक्ति से युक्त हो और कर्म की को विभक्ति न लगी हो। आपने सारी विभक्तियों को देख लिया होगा। इसके पिछले वीडियो में मैंने विभक्तियों के बारे में थोड़ा बहुत बताया था। अब क्या समझना है आपको, अब कर्म और क्रिया में क्या मेल होता है, यहाँ से बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न किए गए हैं। तो कर्म में मैंने बताया कि जैसे कोई कर्ता हो और उसकी विभक्ति नहीं लगी हो, लेकिन क्या हो, कर्म की को विभक्ति न लगी हो, तब क्रिया कर्म के लिंग और वचन के अनुसार होती है। ठीक है, मैंने नोट कर दिया है, आप चाहें तो इसको देख सकते हैं, नोट कर सकते हैं। उदाहरण मैंने बताया है कि सुरेश ने पुस्तक पढ़ी। देखिए, सुरेश कर्ता है और कर्ता की विभक्ति लगी है ने। पुस्तक कर्म है लेकिन उसकी कोई विभक्ति नहीं लगी है, इसलिए क्रिया कैसे लगी, क्रिया कर्म के लिंग और वचन के अनुसार लगी। क्रिया चूंकि स्त्रीलिंग है, ये कर्म स्त्रीलिंग है, तो स्त्रीलिंग की वजह से जो क्रिया लगी वो स्त्रीलिंग लगी। देखिए, पुस्तक स्त्रीलिंग है इसलिए क्रिया स्त्रीलिंग हो गई। दूसरी लाइन देख लीजिए, उसने अखबार पढ़ा। अखबार चूंकि पुल्लिंग है, इसलिए मैंने जो क्रिया लिखा वो किस में लिखा, पुल्लिंग में लिखा। अब देखिए, यदि कर्ता और कर्म दोनों की विभक्तियां लगी हों, जब कर्ता और कर्म की दोनों विभक्तियां लग जाए, जैसे मैंने बताया कर्ता की विभक्ति ने है और कर्म की विभक्ति को है, तब क्रिया पुल्लिंग एक वचन में होगी। ये आपको ध्यान में रखना है। ऐसे ही प्रश्न आपसे पूछा जाएगा तो आप इसको ध्यान में जब रखेंगे तो ये सारे प्रश्न सॉल्व हो जाएंगे आपके। जैसे मैंने लिखा है कि राम ने रावण को मारा। देखिए, ये पुल्लिंग शब्द है, इससे कोई लेना देना नहीं है। कोई कर्ता स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है ये मैटर नहीं करता। मतलब बस इतना है कि दोनों विभक्तियां देखिए लगी है, कर्ता की विभक्ति लगी है और कर्म की विभक्ति लगी है, तब क्रिया कैसे लगी, एक वचन में लगी और किस में लगी, पुल्लिंग में लगी। तो देखिए, राम ने रावण को मारा। दूसरी लाइन देख लीजिए कि गीता ने सीता को हिंदी पढ़ाया। देख लीजिए, गीता ने सीता को हिंदी पढ़ाया। चूंकि देखिए कर्ता स्त्रीलिंग है, दो इसमें देखिए, एक कर्ता ये स्त्रीलिंग और कर्म ये दो कर्ता स्त्रीलिंग। फिर कर्म क्या है, कर्म के बाद कोई विभक्ति नहीं लगी है, तो इसका मतलब है कि ये देखिए, तो दोनों विभक्तियां लगने से क्या क्रिया बनी, ये पुल्लिंग बनी क्रिया और एक वचन बनी। क्यों बनी, क्योंकि इसका नियम यह है कि कर्ता और कर्म की दोनों विभक्तियां अगर लगी हों तो क्रिया किस में लगेगी, एक वचन में लगेगी। ये आपको ध्यान रखना है। इसके स्त्रीलिंग होने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता क्रिया पर। प्रभाव किससे पड़ेगा कि जब कर्ता और कर्म की दोनों विभक्तियां लगी होंगी। ठीक, अब आप सोच रहे होंगे नाम लिखा है, तो नाम ये कर्म है जिस पर जो शब्द लिखा जाता है। विभक्तियों की सबसे बड़ी पहचान ये होती है कि मान लीजिए कि ये विभक्ति मैंने यहाँ नहीं लिख दिया है, तो इससे साबित हो गया कि इसके पहले वाला शब्द क्या है, कर्ता है। यहाँ पर को लिख दिया गया तो इसके ठीक पहले वाला जो शब्द होगा, तो जिसकी ये विभक्ति होगी वही ये शब्द होगा। यानी कि सीता क्या है, ये कर्म। कर्म किस पर किया जा रहा है, सीता पर किया जा रहा है। क्या काम किया जा रहा है, पढ़ाने का काम किया जा रहा है। ठीक, तो इसमें दोनों विभक्तियां लगी हैं, इसका मतलब ये क्रिया कैसी लगेगी, एक वचन में लगेगी और पुल्लिंग में लगेगी। इसके बाद देखिए, यदि वाक्य में भिन्न भिन्न लिंग के अनेक कर्म हो, यानी कि कर्म दो हों और दोनों और से जुड़े हों, तब क्रिया कैसी होगी। तब देख लीजिए कि तब क्रिया कैसी लगेगी, तब क्रिया अंतिम कर्म के लिंग और वचन के अनुसार होगी। यानी कि कई कर्म लिख दिए गए हों और वो
वो भिन्न भिन्न लिंगों के हों तो क्रिया कैसी लगेगी? क्रिया अंतिम लिंग और वचन के अनुसार होगी। जैसे मैंने यहां लिखा है, रमेश ने दही और जलेबी खाई। खाई क्यों लिखा गया? क्योंकि जलेबी अंतिम कर्म है, तो इसलिए इसको स्त्रीलिंग लिखा गया। उसने शर्ट और कपड़े खरीदे। देखिए, शर्ट स्त्रीलिंग है और कपड़े क्या है? ये पुल्लिंग है और बहुवचन में लिखा गया है, इसलिए इसकी क्रिया कैसी लगी? बहुवचन में लगी और पुल्लिंग में लगी। तो वाक्य जब पूछा जाता है तो उसमें लिखा रहेगा कि उसने शर्ट और कपड़े खरीदा। आपको लगेगा वाक्य सही है, देखने में लग भी रहा है कि अगर मैं इसको खरीदे की जगह पर खरीदा लिख दूं तो क्या कोई दिक्कत लग रही है आपको? लगेगा सही है, और उसको आप सही कर देंगे तो गलत हो जाएगा उत्तर। इसलिए ध्यान में रखना आपको कि अगर कई कर्म हो और वो कर्म क्या हो और से जुड़े हो, तब क्रिया कैसी लगेगी? अंतिम कर्म के लिंग और वचन के अनुसार होगी क्रिया। अब देखिए, इस सवाल कई बार पूछा गया है कि यदि वाक्य में तीनों पुरुष हों, आपने पढ़ा होगा, यह संस्कृत का टॉपिक है, हालांकि आपने पढ़ा होगा अन्य पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। हालांकि ये इसके बाद में टॉपिक आएगा तो मैं बताऊंगा, लेकिन आप थोड़ा सा जान लीजिए। यहाँ पर चूंकि पॉइंट आ गया तो मैं बता दूं कि जो पुरुष होते हैं वो मुख्य रूप से तीन प्रकार के होते हैं। प्रथम पुरुष को ही हम अन्य पुरुष कहते हैं। प्रथम पुरुष का एक वचन वह होता है और प्रथम पुरुष का बहुवचन शब्द वह सब होता है। मध्यम पुरुष का एक वचन तुम या आप होता है और बहुवचन तुम या तुम सब या आप सब होता है। ऐसे ही उत्तम पुरुष का एक वचन मैं होता है और उत्तम पुरुष का बहुवचन हम सब होता है। ठीक, तो आपको पता हो गया होगा कि मैंने जो पुरुष बताया, चाहेंगे तो आप नोट कर सकते हैं। उसमें एक क्वेश्चन किया जाता है कि अगर तीनों पुरुष आ जाएं वाक्य में, तब उसको कैसे सिस्टम के अनुसार हम रखेंगे, उसकी व्यवस्था कैसे होगी। तो वाक्य में वो क्रम में गड़बड़ी लिखा होगा, जैसे गड़बड़ लिख दिया जाएगा वाक्य में। जहां पर उत्तम पुरुष लिखना चाहिए वहां पर मध्यम पुरुष लिख देगा, या जहां मध्यम पुरुष लिखना है वहां अन्य पुरुष लिख देगा। कुछ गलत लिख देगा, उसको सही करना है। तो सबसे पहले तो आप सही करना जान लीजिए कि कोई वाक्य लिखा गया है और तीनों पुरुष हों तो सबसे पहले मध्यम पुरुष लिखा जाएगा। मध्यम पुरुष के बाद में अन्य पुरुष या प्रथम पुरुष लिखा जाएगा। इसके ठीक बाद में उत्तम पुरुष लिखा जाएगा। अच्छा, इसका नियम क्या है कि क्रिया अंतिम पुरुष के लिंग और वचन के अनुसार होगी। इसमें जो क्रिया लगेगी वो अंतिम जो पुरुष है वो एक वचन अगर है तो क्रिया एक वचन लगेगी। अगर वो अंतिम पुरुष बहुवचन है तो क्रिया बहुवचन में लगेगी। जैसे ये वाक्य में लिख दिया हूं कि आप, वह और मैं मेला देखने चलूंगा। इस वाक्य को जब उसे गलत करना होगा तो कैसे लिखेगा जान लीजिए आप। इस वाक्य को लिखेगा आप, वह और मैं मेला देखने चलेंगे, ऐसे लिख देगा। तो आपको लगेगा वास्तव में वाक्य सही है, लेकिन वास्तविकता क्या है कि वाक्य गलत हो जाएगा। अब मैंने इसको सही लिख दिया है कि सबसे पहले मध्यम पुरुष लिखा है, इसके बाद में फिर मैंने अन्य पुरुष लिखा है। अन्य पुरुष को ही प्रथम पुरुष कहते हैं। इसके बाद में उत्तम पुरुष में लिखा है। तो जब आपको ये पता हो जाएगा कि वास्तविकता में ये क्रम है उसका कैसे है, तब आपकी गलती नहीं होगी। तो ये पॉइंट आप नोट कर सकते हैं। और ये मैंने बताया कि इसकी जो क्रिया लगेगी अंतिम पुरुष के लिंग और वचन के अनुसार क्रिया लगेगी। ठीक, समझ गए होंगे आप। तो ये तो सामान्य बात हो गई। इसके बाद में अभी वर्तनी में काफी और भी टॉपिक हैं जो मैं लगातार वीडियो देता रहूंगा, और मैं प्रयास यही करूंगा कि आपको वर्तनी से अच्छे प्रश्न मिले हैं और यहाँ से सवाल आप सॉल्व कर सकें। तो ठीक है मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद।